इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो लड़ाई भले ही दो देशों की होती है मगर उसकी आंच पूरी दुनिया पर पड़ती है। 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई थी तब भी उसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर देखा गया था। उस समय जो भू राजनीतिक लड़ाई का दौर शुरू हुआ वो अभी तक चला आ रहा है। अगले ही साल इजराइल हमास के बीच लड़ाई छिड़ गई। अभी वो युद्ध शांत नहीं हुआ था कि अब इजराइल और ईरान भिड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच विवाद उतना गंभीर अभी नहीं हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे और भड़केगा नहीं, और अगर ऐसा होता है तो उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है, जिससे भारतीय इकोनॉमी अछूती नहीं रहेगी। बीते 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने भी इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को इकोनॉमी के लिए संभावित रिस्क बताया था। तो आज के खर्चा पानी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हालिया जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इजराइल और ईरान के बीच है वो क्यों पैदा हुई है, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का कहां और किस किस तरह से हमें असर दिख सकता है। जानेंगे कि अगर तनाव और ज़्यादा भड़कते हैं तो और स्थिति और गंभीर होती है तो मैन्युफैक्चरर्स, तेल कंपनियां या फिर आम ग्राहक, हम और आप जैसे लोग, उनके सामने क्या मुश्किलें आ सकती हैं और इस विवाद के चलते किन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों को नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। शुरुआत करते हैं ईरान इजराइल के बीच पैदा हुए हालिया तनाव से। 1 अप्रैल की तारीख सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। इसमें ईरान की कुद्स फोर्स के 7 कमांडर्स मारे गए। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। फिर 13 अप्रैल की रात ईरान ने जवाबी हमला किया। इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि इसमें इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसने सहयोगी देशों की मदद से 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को विफल कर दिया। हमले के बाद ईरान ने कहा कि उसका मकसद पूरा हो गया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो शांत नहीं बैठेगा और ईरान के हमले का जवाब देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने वॉर कैबिनेट की बैठक की जिसमें ईरान को करारा जवाब देने पर सहमति बनी। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि हम ईरान पर पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों में तनातनी के बीच कई देश बीच बचाव कर रहे हैं, दोनों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि अब युद्ध से पीछे हटने का समय आ गया है, लेकिन शांति की गुंजाइश बेहद कम है। 17 अप्रैल को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि हम सुनेंगे सबकी मगर करेंगे अपने मन की। उससे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक मिलिट्री परेड में कहा था कि इजराइल का पलटवार खाली नहीं जाएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। सारे संकेत बड़ी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अलग अलग जियोपॉलिटिशियंस का अनुमान है कि ये युद्ध और नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। माने कल को हालात बिगड़े तो कम से कम हमें इस बात का अंदाजा तो रहे कि कम से कम कहाँ पर इमरजेंसी फोकस देनी है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल हैं। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसे विवाद होते हैं तो विभाग ट्रेड की स्थिति का आकलन करता है। जो भी हिस्सेदार या फिर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सलाह मशविरा की जाती है, जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध या फिर रेड सी क्राइसिस या फिर पनामा कैनाल के ब्लॉकेज के बाद किया गया था। इससे ये तय हो जाता है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कहां पर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ईरान इजराइल विवाद के चलते सबसे ज़्यादा और सीधा असर जो है वो समुद्री मार्ग से लेकर के सड़क, रेल, एयर फ्रेट ऑपरेशन पर पड़ेगा। उसमें भी अगर हम इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा समुद्री मार्ग से। क्यों? क्योंकि ईरान के पास पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है, और पर्शियन गल्फ वो इलाका है जहां दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व का 50% है और टोटल नेचुरल गैस रिजर्व का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में मौजूद कच्चे तेल का 1/3 यहीं से प्रोड्यूस होता है, इसलिए ग्लोबल ट्रेड में इस रूट की काफ़ी अहमियत है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रूट ठप पड़ता है या फिर यहाँ पर आवाजाही किसी भी तरीके से बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी तय है, और ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है ये भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले साल इजराइल हमास युद्ध के चलते रेड सी पैसेज में भी आवाजाही रुकी थी, तब भी ग्लोबल ट्रेड इसकी आंच में आया था। रेड सी यानी लाल सागर अरब महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। हॉर्मुज की तरह रेड सी भी दुनिया के सबसे व्यस्ततम ऑयल और कार्गो रूट में गिना जाता है।
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रेड सी क्राइसिस के चलते ट्रांजिट वॉल्यूम यानी उस मार्ग से आने जाने वाले जो शिपमेंट्स थे उनमें 42% की गिरावट आई थी। अंकटाड यूएन की एक लीडिंग संस्था है जो ट्रेड और डेवलपमेंट से जुड़े मसलों को देखती है। भारतीय कंपनियों के लिए शिपिंग कॉस्ट उस समय 40 से 60% महंगा हो गया था। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने का मतलब हुआ कि देश में जो दूसरे अन्य देशों से जहाजों के जरिए सामान आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ गया। लागत बढ़ी तो चीजों के दाम भी बढ़ गए, यानी देश में महंगाई बढ़ी। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जियोपॉलिटिकल विवादों की चपेट में आता है तो देश में आर्थिक अस्थिरता बन सकती है। जैसा कि हमने बताया कि दुनिया में जाने वाला कच्चा तेल और एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर जाता है, बल्कि खुद भारत जो 60% कच्चा तेल और एलपीजी मंगाता है वो इसी रूट से मंगाता है। अगर शिपमेंट की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल के दाम बढ़ने तय हैं। कच्चे तेल के दामों पर इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। बीते कुछ समय में कच्चे तेल के दाम $75 प्रति बैरल से बढ़कर $90 प्रति बैरल तक पहुंचते हुए दिखे थे। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट डवाडोल हो जाएंगे, शिपिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी सो अलग। ऑयल मार्केट एनालिस्ट और इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले जानकार कह रहे हैं कि इस विवाद के चक्कर में अगर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके से रुकता है या फिर ऑयल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर कोई हमला हो जाता है तो कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। हालांकि 2018 में अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भारत सीधे सीधे ईरान से तो कोई तेल नहीं खरीदता है, लेकिन वो अन्य वेस्ट एशियन सप्लायर देशों जैसे कि इराक, सऊदी अरब और यूएई से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की खरीदारी करता है। इन देशों से भारत तक जो कच्चा तेल आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही आता है। किसी भी तरह की बाधा इस आयात को रोक सकती है। इंडियन एक्सप्रेस को भारत के रिफाइनरी सेक्टर के अधिकारियों ने बताया है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है। अगर विवाद के कारण तेल के दाम बढ़ते भी हैं तो भी कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑयल सप्लाई की पर्याप्त अवेलेबिलिटी है। एक सरकारी रिफाइनरी कंपनी है, उसके सीनियर अधिकारी ने अपनी पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि तेल की सप्लाई मिलती रहेगी। हाँ, लेकिन विवाद बढ़ता है और दाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो शुरुआती समय है, हम फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। बता दूं कि तेल महंगा होने से रिफाइनरी कंपनियों और फ्यूल रिटेलर्स के बही खातों पर दबाव पड़ता है। तेल कंपनियों के पास घाटा कम करने का एक ही रास्ता होता है कि वो इसका प्रेशर ग्राहकों पर पास ऑन कर दें, यानी कि ग्राहकों के लिए भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दें। लेकिन लोकसभा चुनाव भी हैं तो फ्यूल के दाम बढ़ने की गुंजाइश अभी इस समय ना के बराबर है। ऐसे में कंपनियों को ही ये घाटा झेलना पड़ेगा। समुद्री मार्ग बाधित होने की स्थिति में क्या होगा, किस तरीके की बाधा आएगी, रुकावट आएगी, वो हमने जान लिया। अब हम ये और जान लेते हैं कि अगर सड़क और रेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्रभावित होता है तब किस तरीके का असर होगा। सबसे पहला असर होता है ग्लोबल सप्लाई चेन पर। इंडस्ट्रीज से लेकर मार्केट तक इसका असर दिखता है। सड़क और रेल ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि सामानों की जो रेल और सड़क के जरिए आवाजाही है वो थम जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरी रॉ मटेरियल समय से नहीं मिल पाएगा। खुदरा दुकानदार अपने ग्राहकों तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। कुल मिलाकर इन्वेंट्री की शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगा। इसलिए लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स और शिपिंग कंपनियां भी लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि वेसल्स को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट करना, यानी इस रास्ते से भेजे ही नहीं जहां पर मुसीबत आ सकती है। शिपमेंट पर कोई लूटपाट ना हो, इसके लिए सिक्योरिटीज बढ़ाई जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है महंगाई से लेकर देश का ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है, फॉरेक्स रिजर्व पर असर पड़ सकता है, रुपए में गिरावट, सबका हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। अब जब रुपए में गिरावट आएगी तो आयात वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। कुल मिलाकर पूरी की पूरी इकोनॉमी की रफ्तार को झटका लग सकता है। इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत ने मनी कंट्रोल को बताया है, फिलहाल इंडिया में महंगाई नीचे जाती दिख रही है। चालू खाते का घाटा भी कमोबेश कंट्रोल में है। अगर हालात कुछ समय के लिए ही खराब रहे तो इकोनॉमी में फिलहाल इतनी मजबूती है कि वो उसे झेल जाए, लेकिन अगर स्थितियां और बिगड़ी या लंबे समय तक विवाद खिंचा तो फिर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये विवाद स्पीड ब्रेकर का काम करेगा।
और फिर ब्याज दरों में कटौती एक बार फिर कुछ समय के लिए टाल दी जाएगी। आपको बता दूं कि इस समय भारत में महंगाई की स्थिति सामान्य चल रही है। खुदरा महंगाई इस समय 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ये हो गया इकोनॉमी का हाल। अब जरा रिकॉर्ड बनाते शेयर मार्केट की भी बात कर लेते हैं कि मौजूदा हालिया जो विवाद चल रहा है उसका शेयर मार्केट पर किस तरीके से असर पड़ेगा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी बवंडर होता है, कोई भी घटना होती है, उसका सीधे सीधे शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है, दुनिया भर के सभी शेयर बाजारों पर। हालांकि ईरान इजराइल मसले का असर यहां भी दिखा है। दरअसल अस्थिरता के दौर में कारोबारी सेंटिमेंट कमजोर होने लगता है, इसलिए निवेशक शेयरों में अपना हिस्सा बेचकर ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां उनके पैसे सुरक्षित हों। अमेरिकी शेयर बाजारों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि निवेशकों के मन में धीरे धीरे डर समा रहा है। बीते सप्ताह अमेरिका की लार्ज कैप कंपनियों से करीबन 16 अरब डॉलर की पैसे की निकासी हुई है, जो बीते 16 महीनों में सबसे अधिक है। लिहाजा भारतीय मार्केट में भी बिकवाली का दौर आने वाले दिनों में दिख सकता है। खास तौर से वो सेक्टर जिनका कारोबार कच्चे तेल से जुड़ा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, टायर, सीमेंट, केमिकल, इन सभी सेक्टर के से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयरों पर बुरा असर दिख सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका सीधे सीधे इजराइल के साथ कनेक्शन है। इनमें अडानी पोर्ट्स हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स है, डॉक्टर रेड्डीज है और ल्यूपिन है। एनएमडीसी, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसी कंपनियों का भी लेना देना है। इनके शेयरों में आने वाले समय में अगर विवाद नहीं सुधरता है तो बिकवाली दिख सकती है। इतना ही नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्लान पर भी खतरा दिख सकता है, जिसे एयरकॉन, जुपिटर वेगन्स और आरवीएनएल जैसी कंपनियों के शेयरों पर नेगेटिव असर दिख सकता है। बता दूं कि 18 अप्रैल को बीएसई सेंसेक्स 450 अंकों की गिरावट के साथ 72,488 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 150 अंकों के आसपास नुकसान के साथ 21,995 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं कच्चा तेल इस समय ग्लोबल मार्केट में ½ के नुकसान के साथ $86.92 यानी कि करीबन $87 प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमें फीडबैक देना ना भूलें। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।